हवे टेंथीस, क्या हाल, सब ठीक। तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब असल में चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी राइज, बढ़ना नेशनलिज्म की फीलिंग का यूरोप के अंदर। ये सब चीज़ें कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये सब चीज़ें हम आज की लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो असल में शुरुआत होती है फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से, आप लोगों के चैप्टर की। उस पेंटिंग के अंदर फ्रेडरिक सूरियो दर्शाते हैं, क्या दर्शाने की कोशिश करता है कि साहब, वो दर्शाने की कोशिश करता है कि जो मोनार्की है, जो राजा वगैरह हैं, वो सब एक तरफ पड़े हुए हैं और बाकी जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपने अपने फ्लैग लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं लिबर्टी लेने। इतना समझ में आया। लिबर्टी यानी अब यहाँ से शुरुआत होगी नेशन स्टेट बनने की, क्योंकि राजा महाराजाओं का ज़माना ख़त्म हो चुका था और अब वक्त आ चुका था नेशन स्टेट बनने का। इसके बाद 1789 में फ्रेंच के अंदर आता है साहब रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस के लोगों ने कहा कि अब राजा महाराजाओं की नहीं चलेगी, अब सिर्फ किसकी चलेगी, अब चलेगी जनता की, जो वहाँ की सिटीजन्स हैं। इसके लिए अब नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना है, यानी देश के प्रति प्यार को डेवलप करना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करा, उन लोगों ने आइडियाज़ लाए, जैसे मदरलैंड, फादरलैंड, जो राजाओं का फ्लैग था उसे हटा दिया गया, फ्रेंच में एक ट्राई कलर का फ्लैग लाया गया। उसके बाद फ्रांस को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच है उसे एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इतनी चीज़ें फ्रांस के अंदर हुई। अब जब फ्रांस के अंदर राजाओं को हटा दिया गया था और हर जगह केओस चल रहा था, तो भाई साहब अब एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन आता है और 1804 में अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है और 1804 के अंदर नेपोलियन लाता है नेपोलियनिक कोड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसके अंदर हम लोग जानेंगे। नेपोलियनिक कोड के अंदर पहली चीज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी हर कोई कानून की नज़रों में समान है। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी आपकी बर्थ के बेस पे आपको जो शाही ज़िंदगी मिलती थी, आपको जो सहूलियतें मिलती थी, वो सब कर दी गई हैं साहब, ख़त्म। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए लोगों को। तो जब लोगों को इतने अधिकार मिलने लगे जो राजाओं के ज़माने में नहीं थे, तो साहब लोग नेपोलियन को समझने लगे हार ब्रिंगर ऑफ लिबर्टी, यानी वो लोग समझने लगे कि नेपोलियन उन्हें मोक्ष दिलाने आया है। क्या दिलाने आया है साहब? मोक्ष। लेकिन असल में क्या था, नेपोलियन जहाँ जंगें लड़ता था, जहाँ जाता था, वहाँ उस देश के राजा महाराजाओं को हटा के वहाँ खुद फ्रेंच आर्मी स्टैब्लिश कर देता था। अब इसके बाद क्या हुआ, लोग नेपोलियन से भी परेशान होना शुरू हो गए। तो लोग नेपोलियन से क्यों परेशान हुए, लोगों ने देखा कि साहब इसने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए। अब क्या था, नेपोलियन को पूरा यूरोप जीतना था, तो जब यूरोप जीतना होगा तो जाहिर सी बात है साहब चाहिए होगी एक बड़ी सेना। अब उसने यूरोप की बड़ी सेना बनाने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती कराना शुरू कर दिया। इतनी चीज़ें नेपोलियन के वक्त तक में हुई। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान आए और जो एरिस्टोक्रेट थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान आ गए, तो 1815 के अंदर होती है बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके अंदर नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और इसी के अंदर उन्हीं लोगों की आर्मी होती है जो लोग ऊंचे दर्जे वाले पैसे वाले लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट यानी अपर दर्जे के लोग। इसके बाद जी क्या होता है, इसको अभी हम यहीं रोकते हैं। अब हम इसके अंदर समझेंगे जो यूरोप की सोसाइटी थी वो असल में थी कैसे। यूरोप की सोसाइटी के अंदर मामला क्या था कि यूरोप की सोसाइटी के अंदर उस वक्त यूरोप में कुछ देश वगैरह तो ज़्यादा तो थे ही नहीं, तो यानी यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट था। उस पूरी कॉन्टिनेंट की एथनिसिटी ये थी कि वहाँ जो लोग थे उसके अंदर एरिस्टोक्रेट थे, यानी वो शाही लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और जो प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, और ये लोग फ्रेंच वगैरह बोलते थे। इसके बाद आता है दूसरा ग्रुप जो मिडिल क्लास का ग्रुप था। ये कोई नया ग्रुप नहीं था, यानी ये ग्रुप इमर्ज हुआ था ट्रेड से, यानी मिडिल क्लास लोगों ने, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लिख लिया था, जो लोग पैसे वगैरह कमाने लगे थे, उन लोगों से इमर्ज होता है एक नया ग्रुप जिस ग्रुप को कहते हैं जी मिडिल क्लास। इतना समझ में आ गया। इसके बाद 1815 के अंदर जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, इसके अंदर नेपोलियन को हराने के बाद वो जो नेशंस थे, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ये सब जो लोग थे, इन लोगों ने साइन करी ट्रीटी ऑफ वेना। इतना समझ में आया। अब ट्रीटी ऑफ वेना के अंदर क्या था, ट्रीटी ऑफ वेना के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे जो नेपोलियन ने ज़्यादातर यूरोप में उथल पुथल मचा रखी थी उसको ख़त्म करना है, यानी नेपोलियन जो चीज़ें भी लाया था उन चीज़ों को ख़त्म करके वापस से पुराना वाला निज़ाम को इस्टेब्लिश करना है। जैसे भाई साहब ट्रीटी ऑफ वीना के अंदर कुछ चीज़ें थी, बर्बन जो डायनेस्टी थी उसे रिस्टोर करा गया फ्रांस के अंदर, इतनी चीज़ें हुई। बाकी जो थी फ्रांस की जो टेरिटरीज थी उसके आसपास स्टेट्स बनाई गई ताकि फ्रांस आगे फ्यूचर में भी अपना एक्सपेंशन ना कर सके। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब ये जो ट्रीटी थी इसको लीड करा था ड्यूक मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का वाइस चांसलर था, यानी वाइस चांसलर नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इतनी समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट पड़ाव
अब साहब हमने इतना कर लिया, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, द लिबरल रिवोल्यूशनरीज एंड द यूनिफिकेशंस। तो लिबरल रिवोल्यूशनरीज में जब कंजर्वेटिव ने दबाव बनाया तो रिवोल्यूशनरीज भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए। इसके अंदर नाम आता है एक शख्स का जिसका नाम है गुसिपी मेज़ेनी। इस शख्स ने क्या करा साहब, इस शख्स ने दो सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप। पता मेटरनिक इस गुसिपी मेज़ेनी से इतना डरता था कि मेटरनिक ने गुसिपी मेज़ेनी को कहा था द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी समाज के अंदर जो निज़ाम है उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है साहब, गुसिपी मेज़ेनी। इसके बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशंस पे अगर हम आएँ तो पहला केस हम देखेंगे जर्मनी का। जर्मनी के अंदर क्या हुआ जी, जर्मनी के अंदर ऑटो वन बिस्मार्क को, जो कि चीफ मिनिस्टर था, उसे जिम्मेदारी दी गई जर्मनी को यूनिफाई करने की। 7 साल 3 लड़ाइयाँ और 1871 में केसर विलियम वन यूनिफाइड जर्मनी का राजा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हम इटली में आएंगे तो इटली में यूनिफिकेशन में दिमाग था केवोर का, दिल था गुसिपी मेज़ेनी का और तलवार थी गैरिबल्डी की। इन सब लोगों ने मिलकर इटली को यूनिफाई करा। इसके बाद अगर हम लोग ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन का जो केस है वो काफ़ी स्ट्रेंज है। ब्रिटेन के अंदर लड़ाइयाँ नहीं हुई, ब्रिटेन का जो मसला था वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था और उस लंबे प्रोसेस के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में अपने अंदर करा गया। इसके बाद चैप्टर का जो पार्ट आता है वो आता है बल्कान रीजन वाला पार्ट, यानी जब ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा तो उसके डिसइंटीग्रेट हो ही गया था, उसके बाद जो है बल्कान रीजन के अंदर जो छोटे छोटे राज्य उभर के आ रहे थे उसके अंदर लड़ाई होना शुरू हुई थी कि साहब हमें ज़्यादा टेरिटरी चाहिए, क्योंकि बल्कान रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थी। अब इसी के अंदर घुसती हैं बाकी सारी कंट्रीज़, तो जब इसी लड़ाई के अंदर बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आ जाएंगी यही वजह बनेगी और यहीं से शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 1 की। इसके बाद एक चैप्टर में लास्ट कंसेप्ट है इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म यानी आप अपने देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इंपीरियलिज्म जब आप उसके चलते दूसरे देशों पर डोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। भाई साहब बहुत जल्दी बहुत मज़े से हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है मज़ा आया होगा फन भाई के साथ आप लोगों को। अब आप लोगों का सब्सक्राइब और आप लोगों का लाइक ही मेरे लिए भाई मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आप लोगों को भी पता है, तो कम से कम लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं और बताएं कि चैप्टर का पावर बूस्टर सीरीज़ कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।